वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक पर जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं टाइम टू टाइम। हमें किसी भी नेटिव को अपने रिश्ते कुंडली से देखने हैं, तो हर एक भाव किसी एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से सभी 9 प्लैनेट्स भी किसी न किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें किसी भी रिश्ते से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस यदि देखने हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा भाव किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा प्लैनेट किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर कुछ एक कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ। इसके अलावा बाकी कॉम्बिनेशंस को भी हम इनके बेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फादर को कौन रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट्स में। तो ऐसा माना गया है कि डे टाइम में जब बर्थ होती है तो सूर्य स्ट्रांग होता है, तो सन फादर को रिप्रेजेंट करता है। मगर किसी नेटिव की बर्थ नाइट में हो तो सैटर्न भी फादर को रिप्रेजेंट करेगा। डे टाइम की बर्थ के लिए सन सूर्य और नाइट की बर्थ के लिए सैटर्न रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मदर का जो कारक होता है, यदि डे बर्थ हो तो वीनस या शुक्र होगा और नाइट में जब बर्थ हो तो मून होगा। बहुत लोग इसको आउटराइटली मून लेकर चलते हैं, वो ऐसा नहीं है। फादर के केस में भी बहुत लोग आउटराइटली सन को लेकर चलते हैं, मगर आपको देखना है ऑलवेज कि नेटिव का बर्थ कब हुआ है और उस बेसिस पे हम मदर फादर के लिए कारक देखेंगे। इसी तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक दादा दादी एक नाना नानी। तो दादा दादी को राहु रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से नाना नानी जिन्हें हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, उन्हें केतु रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका सिबलिंग, यंगर भी होते हैं, छोटे भाई बहन, और एल्डर भी होते हैं। तो यंगर सिबलिंग को मार्स रिप्रेजेंट करता है, जबकि एल्डर सिबलिंग को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखना है, यंगर सिबलिंग को मंगल रिप्रेजेंट करेगा, एल्डर सिबलिंग को जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा। फर्दर आता है कजन है, मामा मौसी, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। कजन मामा मौसी, जो भी मदर के ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनको मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और फादर के ब्रदर एंड सिस्टर्स मामा मामी हो गए, उनको भी यही रिप्रेजेंट करेगा। तो मदर के जितने भी रिलेटिव्स हैं, फादर के नहीं सॉरी, मदर के जितने भी रिलेटिव्स हैं, मामा मामी एटसेट्रा, मौसी जो मदर साइड से आते हैं, उन सभी को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। चिल्ड्रन को, बच्चों को, खुद के बच्चों को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। फर्दर स्पाउस, वाइफ को वीनस रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को। लेडीज के केस में उसके हस्बैंड का कारक मार्स भी माना गया है। तो बहुत सारी टेक्निक्स में हस्बैंड का कारक मार्स माना जाता है, मगर इन पाराशरी स्पाउस को हम वीनस से ही लेंगे। नेक्स्ट अब आ जाता है कि कौन सा हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो रिश्तों में सबसे पहले फादर आता है, उनको 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और साउथ इंडिया में 10th हाउस से भी हम फादर को मान के चलते हैं। मदर को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 4th से अपोजिट 10th होता है, इसलिए साउथ इंडिया के अंदर फादर को 10th हाउस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9th और 10th दोनों से फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मदर को 4th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। फादर एक गुरु भी होते हैं, इसलिए 9th हाउस से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्दर है चिल्ड्रन जो है, चाइल्ड और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड मैटर्स को, पुत्र पुत्री को हम 5th हाउस से देखते हैं कुंडली के। वाइफ को और हस्बैंड को 7th हाउस से देखते हैं। सिबलिंग यंगर एंड एल्डर में डिवाइड किया हुआ है। यदि यंगर सिबलिंग है तो उन्हें 3rd हाउस से देखेंगे, एल्डर सिबलिंग है तो उन्हें हम 11th हाउस से देखेंगे। इसी तरीके से इन लॉज हैं, मतलब ससुराल पक्ष, साला साली एटसेट्रा, उन सभी को हम 8th हाउस से देखते हैं। मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ द वाइफ, उन सभी को हम 8th हाउस से देखेंगे। सॉरी, इन लॉज को मैं गलत बोल गया, इन लॉज को 8th हाउस से देखेंगे। इन लॉज में ससुराल पक्ष हो गया, वाइफ का परिवार। फर्दर साला साली एटसेट्रा, यदि वो यंगर है तो 7 से 3rd हाउस मतलब 9th हाउस से देखेंगे। मतलब खुद के यंगर ब्रदर एंड सिस्टर देखने हैं तो 3rd हाउस से, वाइफ के यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स देखने हैं तो वो हम 9th हाउस से देखेंगे। इसी तरीके से मामा देखना है तो हमें वो 6th हाउस से देंगे, वो मदर के यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हो गए।
इसी तरीके से यदि वाइफ के एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर देखने हो तो वो 5th हाउस से देखेंगे। इसी तरीके से मदर के एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर देखने हो तो वो हम 2nd हाउस से देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कुंडली के अंदर आपका 4th हाउस मदर का होता है, 3rd हाउस आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स का होता है, 11th हाउस एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स का होता है, 9th हाउस फादर का होता है। अब आपको मदर के एल्डर यंगर और ब्रदर्स देखने हैं तो 4 से 3rd देख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो आपके मामा और वो हो गए मौसी, मतलब 6th हाउस बन गया, 4 से 3rd 6th हाउस बन जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको चाचा वगैरह देखने हैं, फादर के यंगर ब्रदर देखने हैं तो 9 से 3rd देख लीजिए, दैट विल बी द 11th हाउस। तो ये कॉम्बिनेशन है। आपको बेसिक कंसेप्ट ये मान के चलना है कि आपको जैसे लग्न रिप्रेजेंट करती है तो आपसे 3rd हाउस आपके छोटे बहन भाई हो गए, 4th हाउस आपकी मदर होगी, 9th हाउस आपके फादर हो गए एंड 7th हाउस आपकी स्पाउस हो गई। इसी तरीके से आप किसी का भी देखना चाहते हो, मदर के ब्रदर सिस्टर और सभी कुछ देखना है तो आपको मदर को लग्न मानकर उससे 3rd हाउस चले जाएंगे, मतलब 6th हाउस मदर के यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नाना जी को भी इसी तरीके से आप देख सकते हो। 4 से 9th चले जाइए तो वो 11th हाउस तो 12th हाउस हो जाएगा, वो नाना को रिप्रेजेंट करेगा। इन दिस वे हम कुंडली के अंदर सभी रिश्तों को ढूंढ सकते हैं। जैसे आप एल्डर ब्रदर को देखते हो 11th हाउस से, तो 11th से 7th आप देखोगे तो आपको भाभी पता चल जाएगी, एल्डर ब्रदर की वाइफ। यंगर ब्रदर को देखते हो आप 3rd हाउस से, तो 3rd से आप 7th जाकर देखोगे वो 11th हाउस हो जाता है, तो वो आपको यंगर ब्रदर की वाइफ या यंगर सिस्टर के हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिक कंसेप्ट ये रखना है, बड़ा साइंटिफिक है ये वे, कि आपको अपने लिए कौन सी चीज़ें देखनी है। आप अपनी मदर के सेम रिश्तों को देखना चाहते हो तो मदर के हाउस को आप लग्न बनाकर उसी तरीके से देख सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किन रिश्तों को किस तरीके से देखते हैं। आप इन्हें सभी को याद रखिएगा रिश्तों को, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती रहेगी जब भी किसी भी रिलेशन से रिलेटेड, जब भी आपको कुंडली में कुछ देखना होगा तो आपको मालूम होना चाहिए हम किन रिश्तों को, तो आप कंसेप्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नमस्कार।